तो ये एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिक्स एकेडमी। तो ये लेक्चर नंबर 2 है हमारा, ठीक है। अगर आप सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देखो, तो क्रैश कोर्स तरीके का ये मान लो आपको, है ना। क्रैश कोर्स एक आ रहा है आपके लिए और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो, सीयूईटी निकालना बहुत बड़ा टफ तो है नहीं, आसान सा पेपर आता है। कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी ज़्यादा पढ़नी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, है ना। वो सारी चीज़ें मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ क्या करना है सीयूईटी की प्रिपरेशन के लिए। तो ज़्यादा टेंशन अपन को लेनी है नहीं, यहाँ पे आराम से पेपर देना है। और बेसिक सरफेस के क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लो वेक्टर का क्वेश्चन आया तो सरफेस का क्वेश्चन आएगा। जिसने अगर थोड़ी बीएससी सही तरीके से पढ़ रखी है, अपनी यूजीएस ने सही तरीके से पढ़ रखी है, वो भी निकाल सकता है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली जैसे आईआईटी का पेपर आएगा वैसा पेपर होने वाला है नहीं, ठीक है। तो भाई यार, पहली बार आए हो तो ये सारी चीज़ें कर लेना, 3 चीज़ें, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन यहाँ पे रेगुलर अपडेट के साथ मिलती रहे। तो कल मैं जो वेक्टर पढ़ा रहा था उसमें मैंने ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन के बारे में बात की थी आपसे, यानी कि वेक्टर के डिफरेंशिएशन के बारे में हमने डिस्कशन किया था कि भाई वेक्टर डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं और क्या महत्व है उसका। तो अब हम बात करते हैं, वही वही चीज़ दोहराते हैं। अब हम करते हैं वेक्टर डिफरेंशिएशन, जो कि स्पेशल होगा। वेक्टर डिफरेंशिएशन करते हैं और सबसे पहले मैं एक ऑपरेटर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, डेल। इसको डेल्टा ऑपरेटर कहते हैं। डेल अपॉन डेल एक्स आई, डेल अपॉन डेल वाई जे और डेल अपॉन डेल जेड के। दिस इज कॉल्ड अ डेल्टा ऑपरेटर। ओके, ये एक वेक्टर ऑपरेटर है। देखो, दिख रहा होगा, डेल्टा इज ए वेक्टर ऑपरेटर। अगर आप किसी डेल स्क्वायर फाई कर दें, यानी कि डेल डॉट डेल फाई, तो हमें ये जीरो आएगा, तो इसको कहते हैं लाप्लास कंडीशन, ठीक है। लाप्लास कंडीशन है हमारी, ठीक है ना। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। डेल्टा ऑपरेटर लगाया हमने, लाप्लास कंडीशन यहाँ से यूज की। तो नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि डेल्टा कितने तरीके से यूज होता है। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेडियंट की, है ना। ग्रेडियंट मतलब ग्रेडियंट ऑफ फाई, या इसको ग्रेड ऑफ फाई कह सकते हैं। देखो, ग्रेडियंट किसका निकलता है, फॉर ए स्केलर क्वांटिटी ये डिफाइन है। वेक्टर के लिए ग्रेडियंट डिफाइंड नहीं होता है ना। पहले ये समझना आपको। या हम इसको डेल फाई कह सकते हैं सिंपली। तो डेल फाई का मतलब, फाई क्या है यहाँ पे, एक स्केलर फील्ड है, स्केलर फंक्शन है। फाई कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड का फंक्शन हो सकता है, कांस्टेंट नहीं है फाई, बट वेक्टर नहीं है, स्केलर फंक्शन है। तो डेल फाई जब हम करेंगे, ग्रेड ऑफ फाई निकालते हैं, तो ग्रेड ऑफ फाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपको डेल अपॉन डेल एक्स फाई आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई फाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल फाई के कैप के बारे में बताता है, ठीक है। तो ग्रेड ऑफ फाई आपको ये 3 चीज़ों के महत्व को समझाता है, अंडरस्टूड कराता है। अच्छा जी, जैसे आपने देखा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। बहुत बार तुमने अपने सिलेबस में पढ़ा होगा, क्लास 12th में भी आपने पढ़ा होगा, बीएससी में भी पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो मान लीजिए अगर ये कोई सरफेस है, स्केलर सरफेस है, तो स्केलर सरफेस का अगर मैं ग्रेडियंट निकालूं, ठीक है भाई, अगर स्केलर सरफेस है फाई, तो इसका ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालना है। अगर मैं बहुत सिंपल निकाल रहा हूँ, ग्रेडियंट ऑफ फाई निकाल रहा हूँ, है ना। तो ग्रेड ऑफ फाई कितना आ जाएगा, इसके नॉर्मल की डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो डेल ऑफ फाई किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी स्केलर फील्ड का, सरफेस का अगर आप ग्रेडियंट निकालते हैं तो उसके नॉर्मल वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, नॉर्मल वेक्टर को। या ऐसा कह सकते हो कि डेल फाई जो है मैक्सिमम चेंज को रिप्रेजेंट कर सकता है ना। डेल फाई किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, अंडरस्टूड करना। डेल फाई, ग्रेड ऑफ फाई, फाई स्केलर फंक्शन है ना। तो चेंज, मैक्सिमम चेंज इन फाई, ओके। और कैसा चेंज होना चाहिए, मैक्सिमम चेंज होना चाहिए। तो तुम्हें पता है कि मैक्सिमम चेंज तभी होगा जब आप नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन में जाओगे, और तो कोई डायरेक्शन हो नहीं सकती है, बिल्कुल सीधे बाहर की ओर जाओगे ना। देखो यहाँ पे हो, यहाँ से बाहर को निकले ऐसे, तो मैक्सिमम चेंज कब आएगा, जब आप नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन में जाओगे। तो डेल ऑफ फाई को रिप्रेजेंट करेगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता दो, ठीक है। नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना यार, अगर नहीं आ रहा होगा तो। वैसे आ जा रहा होगा, कोई मतलब इसमें बड़ी सी परेशानी नहीं है कि नहीं समझ में आएगा। अगर थोड़ी बहुत भी मेहनत करते हो, थोड़ा बहुत भी अपने अंदर रखते हो एकदम, है ना, तो आ जा रहा होगा ये। अब ये समझ में आ गया कि डेल फाई, अगर हमारे पास फाई कोई सरफेस है, स्केलर फील्ड है, तो डेल फाई जो होगा हमेशा वो नॉर्मल वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, नॉर्मल वेक्टर। तो अगर आपको यूनिट नॉर्मल, बहुत बार जीवन में तुम्हें एक सवाल मिलेगा कि भैया निकालो यूनिट नॉर्मल वेक्टर। देखो, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, किसी सरफेस के यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना हो
तो डेल फाई अपॉन मॉड ऑफ डेल फाई निकाल देना, निकल जाएगा नॉर्मल वेक्टर एट द गिवन पॉइंट। बहुत ढेरों बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये डेफिनेशन है यूनिट नॉर्मल वेक्टर की, एट द गिवन पॉइंट। जो भी आपको पॉइंट है वो पॉइंट 1 बाई 1 रखो और यूनिट नॉर्मल वेक्टर फाइंड कर लो। होप सो दिस वन क्लियर। मैं शेयर भी कर दूंगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये शॉर्ट नोट्स के अंदर आपको ध्यान रखना है। तो पहला तो ये ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो इसके अंदर निचोड़ निकल के आया वो ये निकल के आया कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऐसे निकालते हैं। अगर आपको डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना हो, मान लो आपको डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना हो, तो डायरेक्शन डेरिवेटिव क्या निकालते हैं, डेल फाई का किसी वेक्टर की ओर डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना है तो डेल फाई डॉट ए कैप, ये है डायरेक्शन डेरिवेटिव। यानी कि डायरेक्शन डेरिवेटिव का मतलब इसका कंपोनेंट अलोंग ए वेक्टर, ठीक है। इसका कंपोनेंट है किसकी ओर भाई, ए वेक्टर की ओर। आया समझो भाई यार, आराम से चीज़ों समझो और कोशिश करो कि अंडरस्टूड करने की, डायरेक्शन डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। बहुत बार सवाल आएगा, फिर वहाँ पे देखोगे कि भाई हमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। अभी फ़िलहाल सीख लो, मौका है तो मौके पे चौका मार के सीख लेना है आपको। जो जो प्रॉपर्टी बताई जा रही है, सारी प्रॉपर्टी, ग्रेडियंट, कर्ल, डाइवर्जेंस, जो जो बताऊंगा सारी चीज़ें ध्यान रखना है। क्वेश्चंस जो जो बताए जाएंगे आपको, क्वेश्चंस ध्यान रखने हैं। जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब आपको इम्प्लीमेंट करनी है और ध्यान रखनी है, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में मैं निचोड़ आपको बता दे रहा हूँ। अब देखो कुछ क्वेश्चन आते हैं। आर के आपके पास पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। सारे बच्चे जानते हैं कि आर पोजीशन वेक्टर है, तो आर का मॉड जो होगा वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर कितना होगा, 1/2 होगा, ठीक है। आर एक अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो आर का मॉड जो होगा वो ये होगा, आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2, है ना। तो आर इज ए पोजिशन वेक्टर, द मॉड ऑफ आर इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2। तो अगर हमें क्या निकालना हो, ग्रेड ऑफ आर निकालना हो, ध्यान रखना ग्रेड ऑफ आर यानी कि डेल डॉट ऑफ आर निकालना हो, तो इसका मतलब मुझे निकालना है डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 फाइंड करना है, ठीक है। कोई डाउट नहीं है। डिफ्रेंशिएट करो तो ये सिंपली ये रिजल्ट जो आ जाता है, या तो आप करके देख लो कि भाई इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, वाई के रिस्पेक्ट में। मैं एक करके दिखा देता हूँ आपको। डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 आई कैप जब आप करोगे तो ये समेसन एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2 आ जाएगा। आई कैप के साथ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये सिंपली फाइनली रिजल्ट क्या बन जाता है, आर कैप बन जाता है। ओके, आर इज ए पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का मॉड आपने फाइंड किया, रिजल्ट फाइंड किया, आंसर निकाला तो आ जाएगा, ठीक है। बहुत बार हम मन में गलत प्रिडिक्शंस बनाए रहते हैं कि कैसे निकालना है। बिल्कुल इतना ध्यान रखना आपको, ग्रेड ऑफ आर जो है वो आर कैप के बराबर होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ा फिजिक्स में ये है कि कहीं कहीं पे तो कहानियाँ चल जाती हैं, कहीं कहीं पे एक्सपेरिमेंट चल जाती है, पर मैथमेटिकल पढ़ रहे हो तो कहानी जो है वो ज़्यादा काम नहीं आएगी। बेसिकली यहाँ पे जो काम आएगा वो आपका प्रॉपर चीज़ें जो मैं बताऊँगा वो काम आएगी, ठीक है। तो भाई ग्रेड ऑफ आर निकला आर कैप के बराबर। अब आप कुछ भी निकाल सकते हो, डिफ्रेंशिएशन किसी का भी करना हो, ग्रेड ऑफ आर स्क्वायर निकालना हो मान लो, तो आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1 इंटू आर कैप, तो ये 2r इंटू आर कैप हो जाएगा। आपको ग्रेड ऑफ लॉग आर निकालना है मान लो, तो लॉग आर का डिफ्रेंशिएशन 1/r हो जाएगा, आर कैप हो जाएगा। आपको मान लो ग्रेड ऑफ, ठीक है, ग्रेड ऑफ कुछ भी निकालना है, साइन ऑफ आर निकालना है, तो साइन ऑफ आर का कॉस ऑफ आर हो जाएगा और यहाँ पे आर कैप आ जाएगा। तो बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी डिफ्रेंशिएशन आप करोगे, किसी भी क्वांटिटी का ग्रेड फाइंड करोगे तो उसका नॉर्मल सा डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है। उसका नॉर्मल सा डिफ्रेंशिएशन होगा, डिफ्रेंशिएशन होने के बाद उसकी वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी आपको। ओके, यस और नो। आप नॉर्मल सा डिफ्रेंशिएशन करोगे और नॉर्मल सा डिफ्रेंशिएशन करने के बाद उसकी वैल्यू जो है वो आपको अपने आप निकल के आ जाएगी। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल देयर and I will help you also in this one. I will help you कि how you find out this, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं, ये हिसाब समझ में आ गया होगा, ग्रेड, यूनिट नॉर्मल, डाइवर्जेंस। ओके, द सेकेंड थिंग, द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव डाइवर्जेंस। ओके, डाइवर्जेंस, अगर आपको डाइवर्जेंस निकालना हो यानी कि डेल डॉट आर वेक्टर निकालना हो,
ओके आपको क्या निकालना हो, डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर निकालना हो। अगेन यू नो दैट आर वेक्टर इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, देखो डाइवर्जेंस का बेसिकली मतलब तो आप समझ ही रहे हो। डाइवर्जेंस का मतलब है डाइवर्जेंस वेक्टर डॉट प्रोडक्ट निकालना किसी वेक्टर का। तो अब देखो तो हमें ये निकालना मतलब डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के। ओके और डॉट यहाँ पे करना है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के फाइंड करना है। ठीक है तो इनको मल्टीप्लाई आपस में कर लो तो ये 1 + 1 + 1 हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन करके, यानी कि एक सवाल आपकी सीयूईटी में आ जाएगा डेल डॉट आर की वैल्यू 3 होती है। तो किसी भी फंक्शन का जब आप डाइवर्जेंस निकालते हैं है ना, डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी, तो ये किसको दिखाता है, ये दिखाता है आउटवर्ड फ्लक्स को, यानी कि फ्लक्स पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर वॉल्यूम आउटवर्ड फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। ओके जो डाइवर्जेंस होता है किसी भी क्वांटिटी का, रिमेंबर दिस रिप्रेजेंट द आउटवर्ड अमाउंट ऑफ फ्लक्स दैट इज पासिंग आउटवर्ड थ्रू द सरफेस। ओके अब मान लो किसी वेक्टर क्वांटिटी का भैया डाइवर्जेंस 0 आ गया। ठीक है तो ये कैसा है, ये सोलिनॉइडल नेचर का है। सोलिनॉइडल की कंडीशन है नेचर, है ना, सोलिनॉइडल नेचर का है, यानी कि जैसे आप देख सकते हो डेल डॉट बी जो है वो 0 आता है। डेल डॉट बी की वैल्यू क्या आती है, 0 आता है। सोलिनॉइडल उसको कहते हैं, सोलिनॉइडल कंडीशन क्या है, जिसकी वैल्यू जो है वो फिक्स रहे। मतलब ऐसे कोई वेक्टर क्वांटिटी है, अगर उसकी वैल्यू मूव करने के बाद भी सेम रह रही है ये, तो जैसे जितनी वैल्यू इसकी यहाँ पे थी उतनी ही वैल्यू यहाँ पे है, यानी कि चेंज ना हो रहा हो, तो वो क्या है, सोलिनॉइडल नेचर है। ओके तो डाइवर्जेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट कर्ल की कंडीशन आती है। कर्ल मतलब रोटेशन, ठीक है, कर्ल का मतलब होता है रोटेशन या सर्कुलेशन। सिंपल सा, कर्ल का मतलब क्या है भाई, हमारा सर्कुलेशन से मतलब है या रोटेशन से मतलब है। तो कर्ल जब सर्कुलेशन होता है, रोटेशन होता है, तो कैसे निकालते हैं, आपको कर्ल ऑफ ए वेक्टर निकालना हो मान लो। ठीक है यानी कि आपको डेल क्रॉस ए वेक्टर फाइंड करना हो, है ना। हमें बेसिकली क्या फाइंड करना हो, हमें फाइंड करना हो कर्ल ऑफ ए वेक्टर, यानी कि डेल क्रॉस ए वेक्टर। ओके सो कैसे फाइंड करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो हम यहाँ पे आई लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं और इनके कंपोनेंट यहाँ पे डाल सकते हैं। जो भी इसके कंपोनेंट है, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, यहाँ पे इसके कंपोनेंट लिख दो। ए के कंपोनेंट A1 A2 A3, तो कंपोनेंट लिख दो तो ये हमारा क्या निकल गया, कर्ल ऑफ ए वेक्टर निकल गया। तो कैसे कर्ल फाइंड करते हैं, अंडरस्टूड ना। किसी भी वेक्टर का कर्ल फाइंड करना हो तो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है आपको, बहुत इजी तरीके से तुम क्या निकाल सकते हो, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का कर्ल यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। ओके आई होप दिस वन इज क्लियर। ओके आई होप दिस वन इज क्लियर। सो कर्ल, कर्ल मतलब रोटेशन, कर्ल मतलब कर्ल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है, सर्कुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी का कर्ल मान लीजिए 0 आ रहा है, तो ये कैसे नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इरोटेशनल नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है सर्कुलेशन इसका 0 है, इरोटेशनल क्वांटिटी है। जैसे डेल क्रॉस ई जो है वो 0 आता है, तो ई क्या है, क्लोज लूप नहीं बनाता है, यानी कि नो सर्कुलेशन, यानी कि इरोटेशनल वेक्टर है। ठीक है ये कैसा वेक्टर है, इरोटेशनल वेक्टर है। तो तीनों चीजें समझ गए। अब दो इंपॉर्टेंट चीजें और ध्यान रखना है यहाँ पे, कर्ल डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। पिक है, ठीक है, जब वेक्टर के इंपॉर्टेंट जो जो चीज़ें पढ़नी है आपको फॉर एग्जाम, वन लीनियर नोट्स भी मैं बनवा सकता हूँ आपको, वन लाइन के अंदर भी बनवा सकता हूँ, बट थोड़ा बहुत डिटेल में इसलिए बना रहा हूँ ताकि चीज़ों को आप अंडरस्टूड करो। अगर ऐसा हो सी जी, एक तो सी जी मतलब कर्ल ऑफ ग्रेड ऑफ अ फंक्शन, यानी कि डेल क्रॉस डेल फाई इज ऑलवेज इक्वल टू 0। दूसरा सी जी और डी सी, डीसी का मतलब होता है डाइवर्जेंस कर्ल ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी इज ऑलवेज 0। दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, डाइवर्जेंस कर्ल और कर्ल ऑफ ग्रेडियंट। डीसी और सीजी ऑलवेज, किसी भी क्वांटिटी के लिए डीसी फाइंड करोगे, सीजी फाइंड करोगे, इट कम्स आउट टू बी 0। ओके डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल एंड कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑलवेज कम्स आउट टू बी 0। तो ये है कहानी कर्ल, डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट की कैसे निकालते हो। ओके
नेक्स्ट आता है इंटीग्रेशन। ये तो वेक्टर डिफरेंशिएशन था। वेक्टर डिफरेंशिएशन के बाद क्या आता है भाई, वेक्टर इंटीग्रेशन। देखो वेक्टर अभी भी हमारे पास जो CUET के लिए अगर आप देखें समय है ना, लगभग 1 महीने का समय है, 40 डेज के अप्रॉक्स बचे होंगे, है ना। तो जो भी अपना टाइम है उस टाइम को यूटिलाइज करके अच्छे से फिजिक्स में अगर आप अच्छा स्कोर करना चाह रहे हैं, फिजिक्स में अगर आप चाह रहे हो कि यूनिवर्सिटी वगैरह ठीक ठाक जगह तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, तो इतनी बातें ध्यान रख लो, ठीक है। ओके ओके एवरीवन, ओके एवरीवन, ओके एवरीवन। डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो, डाउट हो तो यू कैन आस्क फॉर दिस कि सर कैसे कर देंगे। ओके डन 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 एवरीबडी, लेट मी नो। ओके सो वेक्टर इंटीग्रेशन 3 तरीके का होगा, लाइन, दूसरा होगा सरफेस, है ना। पहला जो इंटीग्रेशन होता है वो लाइन इंटीग्रेशन होता है, फिर सरफेस होता है, और तीसरा इंटीग्रेशन होता है वॉल्यूम इंटीग्रेशन। यानी कि 3 तरीके के हम इंटीग्रेशन पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर, लाइन इंटीग्रेशन, अनदर इज सरफेस इंटीग्रेशन, तीसरा जो होता है वो वॉल्यूम इंटीग्रेशन। लाइन मतलब अलोंग अ लाइन, लाइन का मतलब समझ लो, लाइन का मतलब क्या होता है, अलोंग अ लाइन। जैसे लीनियर है, देखो लाइन इंटीग्रेशन को ऐसे निकाल सकते हो, कर्व के अलोंग A.dl किसी पर्टिकुलर लाइन में होगा ही। जैसे हम यहाँ पे एक्सेस चूज कर लें कि भाई ये एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है, आप यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो तो एक लाइन के अलोंग मूव कर रहे हो ना, तो लाइन इंटीग्रेशन का यूज करोगे। बहुत बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, डिटेल में मैंने पढ़ा रखा है इसको, है ना। दूसरा होता है सरफेस इंटीग्रेशन। सरफेस का मतलब होता है डबल इंटीग्रेशन, है ना। जब इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो डील करेंगे। और तीसरा इंटीग्रेशन होता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का मतलब ट्रिपल इंटीग्रेशन ADV। तो यहाँ पे ये दोनों वेक्टर है, यहाँ पे ये स्केलर का होगा। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, लाइन सरफेस वॉल्यूम इंटीग्रेशन। देखो एक तो क्वेश्चन आता है जो BSc में आप लॉन्ग आंसर करते थे, उस तरीके के क्वेश्चन आता है यहाँ से, बट बेसिकली CUET और IIT JAM में अगर आप देखो तो ऐसा कोई क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज नहीं रहती है। यहाँ से जो सवाल आता है वो कहाँ से आता है, वेक्टर थ्योरम का सवाल आ जाएगा आपसे, है ना। आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो किस पे बेस पूछेगा, वो पूछेगा वेक्टर थ्योरम से बेस्ड। ओके तो वेक्टर थ्योरम पे बेस्ड अगर सवाल पूछेगा तो क्या है वेक्टर थ्योरम पे बेस्ड। देखो 3 तरीके की थ्योरम्स होती है। सबसे पहली जो होती है वो गॉस, हमें 2 ध्यान रखनी है, तीसरे के क्वेश्चन नहीं आते हैं। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कब यूज होती है, ध्यान रखिए। ये क्या करती है, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन को, ये क्या करती है, इसका स्टेटमेंट ध्यान रखिए, इट कन्वर्ट क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करती है। ओके क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन, मान लीजिए कोई सरफेस है, ठीक है, तो A.ds इसको किस में कन्वर्ट करेगा, ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ऑफ AdV में कन्वर्ट कर देगा। तो यानी कि क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन को ये जो कन्वर्ट करता है किसमें, वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ओके सेकेंड होता है, समझ गए ना, ओपन सरफेस नहीं होना चाहिए, ऐसा सरफेस होना चाहिए जिसके अंदर कोई ना कोई वॉल्यूम इनक्लोज हो पाए। ओपन जैसे स्फीयर है, 3 डायमेंशनल सर्फेसेस, ऑब्वियसली 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होनी चाहिए। दूसरा होता है कर्ल, यानी कि स्टोक्स थ्योरम। स्टोक थ्योरम, देखो स्टोक थ्योरम क्या करता है, इसका प्रूफ हमें कुछ नहीं करना है, ये करता है क्लोज लाइन इंटीग्रेशन को, क्लोज लाइन इंटीग्रेशन अगर आपके पास है कहीं, ये किस में कन्वर्ट करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा सरफेस इंटीग्रेशन में, ओपन सरफेस इंटीग्रेशन में। तो यहाँ पे 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री होगी, और ये क्या करेगा, A.dl लाइन इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन डेल क्रॉस A, इसको कर्ल थ्योरम भी कहते हैं, डेल क्रॉस A ds में कन्वर्ट कर देगा। तो दोनों थ्योरम्स ध्यान रखनी है, स्टेटमेंट ध्यान रखना है, और इन पे बेस क्वेश्चंस ध्यान रखने हैं। ज़्यादातर बेस क्वेश्चन इस पे आते हैं, है ना। स्टोक्स थ्योरम पे बेस बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, जैसे ही तो वेक्टर के अंदर
आपको जितने 2 दिन के अंदर टॉपिक पढ़ाए मैंने, ये सारे टॉपिक आपको देखने हैं, है ना। अगर आप वेक्टर पढ़ रहे हैं तो वेक्टर के अंदर ये सारे के सारे क्या है, हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना। यू मस्ट हैव टू रीड ऑल अबाउट दिस टॉपिक और ट्राई करने की क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ उनके। बेसिकली सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि आप कितने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर पा रहे, और बहुत इजी लेवल का। सीयूईटी देखें तो बहुत ज़्यादा टफ सा कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत इजी और बेसिक लेवल पे ध्यान देना है और समझने की कोशिश करनी है कि भैया कैसे करना है इसको, ठीक है। और ये डेफिनेटली आपको क्या करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अगला जो टॉपिक होगा हमारा मैट्रिक्स होगा, और उसके अंदर देखेंगे क्वेश्चंस अलग से पीवाईक्यूज कराएंगे। पहले अपने नोट्स प्रिपेयर कर लो, जो जो पढ़ा रहा हूँ ये सब आपके सीयूईटी के लिए ही प्रॉपर तरीके से है ना। तो इसके प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर कर लो। छोटे छोटे लेक्चर्स हैं और 1 या 2 लेक्चर में आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जा रहा होगा। जैसे वेक्टर आपका कंप्लीट हो गया है, इसके बाद हम अगले लेक्चर में आपको पूरा मैट्रिक्स एक ही लेक्चर में कंप्लीट करूँगा। तो इस तरीके के 4-5 लेक्चर आप देख लो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है। चलो टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।